अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मशीन लर्निंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसके अंदर हम हर डिजीज़ प्रिडिक्शन करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम ये हर डिजीज़ प्रिडिक्शन का कंप्लीट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच से बनाएंगे और कुछ स्टेप हमने डिफाइन किए हुए हैं, उन स्टेप को फॉलो करते हुए आज का कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ आज के प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली सोर्स कोड और जो डेटा होगा वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये सोर्स कोड और डेटा आपके लिए जब फायदेमंद होगा या जब हेल्पफुल होगा जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता चलूँ कि आपने इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट स्किप नहीं करना। अगर आपने इस वीडियो का कोई सा भी पार्ट स्किप करके अगर आगे देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कुछ स्टेप डिफाइन किए हुए हैं। हम इन स्टेप को फॉलो करते हुए अपने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि गेट डेटा, मतलब ये है कि हमें सबसे पहले डेटा चाहिए। डेटा हम कहाँ से लेंगे? डेटा हम लेंगे सिंपल गूगल के ऊपर सर्च करेंगे हर डिजीज़ डेटा सेट ऑन केगल। तो जैसे हम यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हर डिजीज़ डेटा सेट केगल। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पर सिंपल इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके सिंपल इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अबाउट डेटा सेट, इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर इस डेटा सेट के बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड की हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। आई थिंक इसके 13 एट्रीब्यूट्स हैं। ये तमाम एट्रीब्यूट अभी हम देखेंगे जब हम अपनी इस फाइल को रीड करवाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एट्रीब्यूट है एज, सेक्स, चेन पेस्ट टाइप। इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। रेस्टिंग ब्लड प्रेशर है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लास्ट वाला एट्रीब्यूट देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है? थल। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली यही हमारा आई थिंक टारगेट एट्रीब्यूट है। यह भी हम डेटा सेट देखेंगे तो उसके अंदर हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक जिप फाइल होगी। आपने सिंपल उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह की CSV फाइल आपको शो होगी। तो अब हमने यहाँ पर ये डेटा तो हासिल कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है कि आपने सिंपल इंपोर्ट कर लेना है कुछ लाइब्रेरीज़ को। अब हम यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने वाले हैं जो कि हमें यूज़फुल होंगी या हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंपोर्ट numpy एज NP। हमें मालूम है कि numpy यूज़ होती है एज कोई भी डेटा को या एरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पर सिंपल सबसे पहली जो लाइब्रेरी ली है वो है numpy। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं इंपोर्ट pandas एज PD। तो हमने यहाँ पर pandas लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर ली है। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर कुछ और लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए seaborn को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंपोर्ट seaborn एज SNS। हम यहाँ पर seaborn को यूज़ करेंगे एज SNS। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो भी हमारी प्लॉटिंग हो या जो भी हम यहाँ पर प्लॉट करें वो हमारे इस फाइल के अंदर ही डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे मैटप्लॉटलिब इनलाइन। तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी लाइब्रेरीज है ये आपके सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर आपके सिस्टम में लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होंगी तो ये आपका वर्क नहीं करेगा, आपको एरर दे देगा। तो आपने सिंपल इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है? सिंपल टाइप कर देना है अपने कमांड प्रो में पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल pandas, seaborn एंड इसी तरीके से मैटप्लॉटलिब। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। और इसी तरीके से अब जिस तरीके से हमें नीड होगी हम कुछ और लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट करते जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये कुछ लाइब्रेरीज आई थिंक 3 लाइब्रेरीज हैं। हमने यहाँ पर ये 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस कोड को रन भी कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर इसने कोई भी एरर शो नहीं किया। रीज़न क्या? रीज़न ये कि मेरे पास यहाँ पर ये तमाम लाइब्रेरीज पहले से ही डाउनलोडेड हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर जो इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने का काम है वो भी हो चुका है कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि हमने स्टेप 2 को भी फॉलो कर लिया है।
अब हमें यहाँ पर करनी है डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि सबसे पहले हम अपने जो डेटा है उसे अपने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस सेम डायरेक्टरी के अंदर hurt.csv के नाम से एक डेटा फाइल है। हमें सबसे पहले तो इसे यहाँ पर रीड करवाना है। तो रीड करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा के नेम से वेरिएबल लेते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं pd.readcsv। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपल क्या कहा, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हमने यहाँ पर ये कहा है कि हम पांडास को यूज़ करेंगे एज अ पीडी और हमें मालूम है कि पांडास की मदद से ही हम फाइल्स को रीड करवाते हैं और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारी डेटा फाइल है उसका नेम टाइप कर देंगे। हमारी डेटा फाइल का नेम क्या है, hurt.csv। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं hurt.csv। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी इस फाइल को रीड करवा लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी इस फाइल के कुछ डेटा को देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर डेटा को रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारा थल है वो हमारा टारगेट वेरिएबल है, लेकिन थल हमारा टारगेट वेरिएबल नहीं है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर अलग से इन्होंने एक एट्रीब्यूट दिया है टारगेट के नेम से। तो अभी हम इसे थोड़ा और विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा और हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा सेट की हेड देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो हमारा डेटा सेट है वो प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 कॉलम है, उसके बाद यहाँ पर इसने कुछ स्किप किया है और उसके बाद यहाँ पर कुछ डेटा डिस्प्ले कर रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या है, हमने कहा डेटा डॉट हेड। इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पर टॉप के 4 to 5 डेटास को डिस्प्ले कराना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, अब हमें यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर वे में डिस्प्ले हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमारी स्टार्टिंग के 5 जो भी हमारे डेटा पॉइंट थे या जो भी हमारे 5 रोज थे, इसने सिंपल उन्हें डिस्प्ले करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एज, सेक्स और सीपी और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो हमारा टारगेट वेरिएबल है वो है हमारा टारगेट के नेम से। इसके अंदर ही हमें पता लगेगा कि जो हर्ट है वो डिफेक्टिव है या नहीं है। तो ये हम इसे आगे एक्सप्लोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पर अपने डेटा सेट की हेड देख ली है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा सेट की शेप देखेंगे। शेप का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि हमारे डेटा सेट में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं डेटा डॉट शेप। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया डेटा डॉट शेप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या मैसेज डिस्प्ले करा, टुपल हैव नो ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पर हमें यहाँ पर सिंपल टाइप करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस का यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ पर सिंपल डेटा डॉट शेप टाइप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा सेट के अंदर हमारे पास 1025 रोज हैं और 14 कॉलम्स हैं। हमने यहाँ पर इस डेटा की शेप तो देख ली है। अब हम यहाँ पर सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए वो ये है कि हमें ये देखें कि क्या हमारे इस डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज़ हैं। हमें मालूम है कि अगर हमारे इस डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज़ होंगी तो हम उन नल वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे या उन्हें एक तरह से उन्हें फिल करेंगे। फिल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, हम वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहला काम हम ये देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास यहाँ पर हमारे इस डेटा सेट के अंदर कुछ नल वैल्यूज़ हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप किया है डेटा डॉट इज नल। हम यहाँ पर चेक करें कि क्या हमारे डेटा सेट में नल वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले तो इसे रन किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट डेटा फ्रेम डिस्प्ले। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल इसे सम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डॉट सम। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 000 डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स नल वैल्यूज़ को अगर हम विजुअलाइज करें तो वो किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर नल वैल्यूज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं थ्रू हीट मैप। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर लेते हैं sns.heatmap। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपल सीबोर्न को पहले से ही इंपोर्ट किया हुआ है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या कहा है sns.heatmap। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हम हीट मैप क्रिएट करना चाहते हैं वो हम चाहते हैं डेटा डॉट इज नल। हम यहाँ पर डेटा डॉट इज नल वैल्यूज़ का हीट मैप क्रिएट करना चाहते हैं। और इसी तरीके से हम यहाँ पर कलर मैप दे देते हैं CMap इक्वल्स टू विरिडिस। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे मालूम है कि आपको इस कोड को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीबोर्न, मैटप्लॉटलिब, नंपाई, पांडास इन तमाम के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट या कंप्लीट कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। तो आप काइंडली जाके मेरे इस चैनल के ऊपर वो लाजमी चेक कीजिएगा,
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इस डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पर नल वैल्यू होती इसके अंदर तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारा डेटा फ्रेम है या हमारे पास हीट मैप है इसके अंदर हमारे पास येलोविश लाइन होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई भी येलोविश लाइन नहीं है। तो इस तरीके से हमने ये इस तरीके से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम के नल वैल्यूज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। बेसिकली जो नल वैल्यूज़ है ये हम जब इसे विजुअलाइज करेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हम डेटा से कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स होंगे डेटा फ्रेम के अंदर जो कि ऑलमोस्ट नल होंगे, तो जो ऑलमोस्ट सारे नल होंगे तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट लाइन डिस्प्ले होगी येलोविश में। तो इसमें ये होगा कि हम उसे ईजिली डिलीट भी कर सकते हैं और इसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमने यहाँ पर इसका एक हीट मैप क्रिएट किया। वैसे तो हमें यहाँ पर मालूम हो रहा था कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमारा डेटा सेट थोड़ा छोटा है। अगर हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो तो हम उसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि हमारे इस डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी नल वैल्यू मौजूद नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्क्राइब कर लेते हैं अपने डेटा फ्रेम को। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है डेटा डॉट डिस्क्राइब। आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। आई थिंक हमने यहाँ पर स्पेलिंग गलत टाइप कर दी है। डिस्क्राइब के अंदर हमें यहाँ पर ई टाइप करना पड़ेगा। आइए अब रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जितनी भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो हमारे डेटा फ्रेम की या डेटा सेट की डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर काउंट के अंदर सबसे पहले तो बता रहा है कि आपके इस जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंदर इतनी वैल्यूज़ हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एज वाले जो एट्रीब्यूट या एज वाला कॉलम है उसके अंदर 1025 वैल्यूज़ मौजूद है। इसी तरीके से सेक्स में भी, इसी तरीके से सीपी में भी और इसी तरीके से अदर एट्रीब्यूट्स या अदर कॉलम्स के अंदर भी हमारे पास इतनी वैल्यूज़ मौजूद हैं। और अगर इसी तरीके से हम बात करें तो जो हमारी एवरेजेस हैं वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं मीन के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एज की जो एवरेज है वो है 54.43। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये कि जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर हमारे पास जो एवरेज पर्सन की एज है वो है 54 और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन है। और हमारे पास यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपके पास मिनिमम एज है वो है 29 और इसी तरीके से 25% जो आपके डेटा सेट के अंदर एज है वो है 40, 50% है 56 और 75% है 61 और मैक्सिमम जो एज है वो है 77। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्क्राइब के फंक्शन की मदद से अपने इन तमाम कॉलम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या हमारे इस डेटा सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट टाइप या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम जो हमारा मॉडल होता है उसके अंदर या तो हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ फिट कर सकते हैं या हम फ्लोटिंग वैल्यूज़ फिट कर सकते हैं। तो अब उसे चेक करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल क्या टाइप करेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं डेटा डॉट इन्फो। तो फ्रेंड्स इसके अंदर ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा हमारे डेटा सेट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे डेटा सेट है उसके अंदर तमाम या तो इंटीजर वैल्यूज़ हैं या फ्लोट वैल्यूज़ हैं। ठीक, हमारे पास यहाँ पर फ्लोट वैल्यू सिर्फ एक ही है, ओल्ड पीक, आई थिंक इसका नाम ओल्ड पीक है। इसी तरीके से इसकी शॉर्ट फॉर्म बेसिकली यहाँ पर टाइप की गई है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल एक ही फ्लोट कॉलम है या एट्रीब्यूट है, इसके अलावा हमारे पास तमाम इंटीजर हैं। हाँ आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डी टाइप के अंदर कह रहा है कि जो आपका फ्लोट है वो सिर्फ एक है, इसके अलावा आपके पास तमाम जितनी भी कॉलम्स हैं या जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप जो की वैल्यू रखते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा टारगेट वेरिएबल है हम उसे टारगेट करते हैं। अब हम यहाँ पर टारगेट वेरिएबल को किस तरीके से टारगेट करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं डेटा और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपल कॉलम का नेम टाइप कर देते हैं। हमारा जो कॉलम का नेम है वो है सिंपल टारगेट, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टारगेट। तो आइए रन करते हैं। तो जैसे रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसने तमाम लिस्ट डिस्प्ले कर दी। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सप्लोर कर लेते हैं जो हमारा टारगेट कॉलम है उसे, उसके अंदर देख लेते हैं कि हमारी कितनी वैल्यूज 0 हैं और कितनी वैल्यूज 1 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट आउट करके बता देता हूँ कि 0 जो है उसका मतलब है कि हमारे पास हर्ट नॉट डिफेक्टेड। इसका मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी हर्ट की डिजीज़ नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया 0 का मतलब है कि हर्ट नॉट डिफेक्टिव। और इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पर 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा हर्ट डिफेक्टिव है। इसका मतलब ये कि इस पर्सन को या इस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंगली हर्ट डिजीज़ मौजूद है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है हर्ट डिफेक्टिव। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं डेटा और डेटा टाइप करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इस कॉलम का नेम टाइप कर देते हैं।
तो हमारे इस कॉलम का नेम है टारगेट। तो अब हम यहाँ पर कह देते हैं डेटा टारगेट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं डॉट वैल्यूज काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। तो आइए सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज काउंट्स होगा। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा डेटा सेट है इसके अंदर टोटल हमारे पास 526 वैल्यूज 1 है और इसी तरीके से 499 वैल्यूज 0 हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा सेट के अंदर 526 हर्ट डिफेक्टिव हैं और 499 हर्ट नॉन डिफेक्टिव है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे कुछ विजुअलाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर आप डेटा को साथ साथ विजुअलाइज करेंगे तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। इससे क्या होगा, इससे हमें डेटा से कुछ और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो काउंट प्लॉट ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर कह देते हैं SNS डॉट काउंट प्लॉट। हम यहाँ पर काउंट प्लॉट की मदद से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं डेटा, और डेटा का जो हमारा टारगेट कॉलम है हमने यहाँ पर सिंपल उसे टाइप किया है। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टारगेट डॉट वैल्यूज काउंट, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑलमोस्ट तमाम एंट्रीज बराबर हैं। अब हम यहाँ पर इसे अगर विजुअलाइज करें तो हमारे पास यहाँ पर 499 जो हैं वो 0 हैं और इसी तरीके से 526 1 है। इसका मतलब ये कि 526 जो हर्ट हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने इस कंप्लीट डेटा की प्री प्रोसेसिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने डेटा की कुछ पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन किस तरीके से करते हैं कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि हमारा कुछ डेटा का पार्ट ट्रेनिंग के लिए हम डिसाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं, और कुछ डेटा का पार्ट टेस्टिंग के लिए रखते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर sklearn के अंदर से एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का एक मेथड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि sklearn क्या है। sklearn बेसिकली एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास पहले से ही डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट हमारे पास मेथड बिल्ट इन होते हैं। हम सिंपल क्या करते हैं, हम उन मॉडल और उन मेथड को अपने प्रोजेक्ट्स या रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फ्रॉम sklearn। अगर आपके सिस्टम में sklearn इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल टाइप करेंगे कि पिप इंस्टॉल sklearn, तो इससे आपके सिस्टम में sklearn इंस्टॉल हो जाएगी। हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन। हम यहाँ पर मॉडल सेलेक्शन में से इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर sklearn लाइब्रेरी के अंदर से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड को इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा डेटा है, मैं आपको एक मरतबा वापस अपने डेटा की हेड दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ डेटा डॉट हेड। अब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये हमारा डेटा है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने इस डेटा के 2 पार्ट्स करेंगे। डेटा के 2 पार्ट्स करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमें यहाँ पर जो हमारे टारगेट एट्रीब्यूट है उन्हें, और जो हमारे टारगेट एट्रीब्यूट के अलावा जितने भी हमारे एट्रीब्यूट हैं हम उन्हें अलग करना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हम इसे एक्स और वाई एक्सिस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं टारगेट एट्रीब्यूट के अलावा, हम उनके बेस के ऊपर या उनके अकॉर्डिंग हम अपने टारगेट वैल्यूज़ को जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कह देते हैं एक्स एक्सिस के अंदर हम सबसे पहले कह देते हैं एक्स इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ड्रॉप करना पड़ेगा एक कॉलम को। हम यहाँ पर कह देते हैं डेटा डॉट ड्रॉप, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल कॉलम का नेम टाइप कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो लेबल नेम बताना है, उसके बाद एक्सिस सेट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं टारगेट, और क्योंकि टारगेट बेसिकली हमारे पास हमारा ये वाला कॉलम है तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टारगेट, और अब हमें यहाँ पर इसका एक्सिस सेट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कह देते हैं एक्सिस इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम कोड समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के ऊपर हमने नंपाई, पांडास, सीबोन, मैटप्लोलिप इन तमाम के कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप काइंडली हमारी इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाइएगा, हमारे चैनल के ऊपर पांडास वाली, इसके अंदर आपको तमाम क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही रन किया, आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एक्स डेटा सेट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं एक्स डॉट शेप। तो आई थिंक हमें यहाँ पर सबसे पहले तो शेप के अंदर ए टाइप करना पड़ेगा। अब इसे रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर 1025 रोज हैं और 13 कॉलम है। अगर हम यहाँ पर ऊपर देखें अपने डेटा सेट को, तो हमारे पास यहाँ पर हमारे इस डेटा सेट के अंदर टोटल 14
कॉलम्स थे। हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, सबसे पहले तो हमने जो हमारा टारगेट कॉलम है उसे यहाँ से रिमूव किया। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर x.shape डिस्प्ले हो रही है 13 एट्रीब्यूट्स या 13 कॉलम की। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर एक y के नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम टारगेट कॉलम को स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर कह देते हैं डेटा और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं टारगेट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो टारगेट एट्रीब्यूट होगा वो y नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या कर देते हैं y.shape, हम यहाँ पर y.shape कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारे पास 1025 रोज हैं और सिर्फ 1 कॉलम है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं ऊपर मैं इन्हें हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो मैंने अभी टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं करता जाता हूँ। ये हमारा प्रोसेस है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और इसे मैं यहाँ पर मार्क डाउन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का प्रोसेस है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स लेंगे और उसके अंदर हम 10 टेस्ट स्प्लिट का मेथड अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं x_train x_test और इसी तरीके से हम यहाँ पर ले लेते हैं y_train y_test। इस तरीके से हमने यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल्स ले लिए हैं x_train x_test y_train और इसी तरीके से y_test। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं TRAIN। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे ही शिफ्ट टैब प्रेस किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपने सबसे पहले तो इसके अंदर एरे पास करनी है और इसी तरीके से आपने टेस्ट साइज बताना है और रैंडम स्टेट बतानी है। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर शफल इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये रैंडमली डेटा को सेलेक्ट करता है। मैं आपको एक एक पैरामीटर डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके अंदर पास कर देता हूँ एरेज को। मैं यहाँ पर एरे में सिंपल पास कर देता हूँ x, y, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर अपने डेटा के 2 पार्ट्स कर लिए। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो हमारे दूसरे एट्रीब्यूट थे या इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट थे उन्हें एक तरफ कर लिया और डिपेंडेंट एट्रीब्यूट को एक तरफ कर लिया। और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टेस्ट साइज बताऊँगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो हमारी टेस्टिंग करने के लिए कितने % डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ 0.25। हम बेसिकली 25% डेटा रखेंगे टेस्टिंग के लिए, 75% डेटा रखेंगे ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर रैंडम स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। रैंडम स्टेट के अंदर आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर x_train की शेप देख लेता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर टोटल कितना डेटा सेलेक्ट हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 768 जो हमारे पास रोज हैं वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हुई हैं। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर x_test की शेप देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ x_test.shape। हम यहाँ पर इसकी शेप देखते हैं कि कितनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो शेप है वो है 257 रोज और इसी तरीके से 13 कॉलम्स है, ये तो हमें मालूम है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने क्या किया, जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर से रैंडमली इसने रोज उठाई हैं और उन्हें सबसे पहले तो शफल किया। शफल करने के बाद उसने क्या किया कि 25% डेटा रखा है टेस्टिंग के लिए और इसी तरीके से उसने 75% डेटा रखा है ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो पार्ट है या स्टेप है वो हमने कर लिया है कंप्लीट। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। बेसिकली स्टेप नंबर 5 है ये हमारे पास। इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर कोई भी एक मॉडल को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमें मॉडल सेलेक्ट करने के बाद उसे ट्रेन करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको तो मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है उसे प्रिडिक्ट करना है, या तो आउटपुट 0 आनी चाहिए या 1 आनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल है, जिसके अंदर एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन मॉडल है और इसी तरीके से डिफरेंट मॉडल है। उसके अंदर से हम कोई भी एक मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर सबसे पहले तो डेटा को फिट करेंगे या मॉडल को ट्रेन करेंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ही ले लेते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लेने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर SQL लाइब्रेरी से ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं फ्रॉम sklearn.linear model
और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें से इंपोर्ट कर लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आइए सबसे पहले इसे रन करते हैं। इसे रन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले तो मार्क डाउन करेंगे कि जो हमारा ये जो पार्ट है ये है मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ये बेसिकली हमारे पास ये वाला पार्ट है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे मार्क डाउन कर देते हैं। मार्क डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें मालूम है कि हम यहाँ पर लेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को, क्योंकि हमने ऊपर उससे इंपोर्ट किया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक मॉडल के नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इनिशियलाइज कर लिया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इनिशियलाइज करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके अंदर डेटा को फिट करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर ट्रेनिंग डेटा को फिट करेंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर कह देते हैं x_train, y_train। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो आपका मॉडल है आप उसको सबसे पहले तो कुछ डेटा दो और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट दो। उस डेटा और उस आउटपुट से हमारा ये मॉडल सीखता है। मॉडल सीखने के बाद हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ज़्यादा जो डेटा दिया है वो दिया है ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए हमने 75% डेटा दिया है और टेस्टिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 25% डेटा दिया है। तो इस तरीके से आप जितने ज़्यादा आप ट्रेनिंग के लिए डेटा से प्रोवाइड करेंगे उतने आपके मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सबसे पहले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को इनिशियलाइज किया, उसके अंदर डेटा को फिट किया है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी हो चुका है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है मॉडल इवेल्युएशन। इसका मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पर जो हमारा मॉडल को ट्रेंड किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अब हम उसे इवेल्युएट करें, उसकी एक्यूरेसी चेक करें। तो बेसिकली हमें उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमारे पास sklearn के अंदर पहले से ही कुछ मेथड मौजूद हैं। हम उनकी मदद से इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले उन मेथड को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं फ्रॉम sklearn.matrix। हम यहाँ पर sklearn के अंदर से मैट्रिक्स के अंदर से इंपोर्ट कर लेते हैं एक्यूरेसी स्कोर को। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंपोर्ट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये है हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इसके अंदर जो हमारे पास एक्यूरेसी आएगी वो आएगी परसेंटेज की फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक्यूरेसी चेक करेंगे अपने ट्रेनिंग डेटा की, उसके बाद हम एक्यूरेसी चेक करेंगे अपने टेस्टिंग डेटा की। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं मॉडल इवेल्युएशन। हमारे पास यहाँ पर ये जो स्टेप है वो है मॉडल इवेल्युएशन का। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है मॉडल इवेल्युएशन। तो इस तरीके से हमने टाइप कर दिया है मॉडल इवेल्युएशन का, उसे मार्क डाउन कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर मॉडल इवेल्युएशन करने के लिए सबसे पहले तो हमारा मॉडल है उसे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। प्रेडिक्ट किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले कह देते हैं x_train_predict। हमें यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन जो किया है उसे प्रेडिक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है x_train_predict और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं model.predict। हमने यहाँ पर सिंपल model.predict टाइप किया है और इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं x_train। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रेडिक्शन करेंगे x_train की। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो हमने प्रेडिक्शन की है उसका हम एक्यूरेसी स्कोर देखेंगे कि हमारा क्या मॉडल कितने % एक्यूरेट है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं train_accuracy_score। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं train_accuracy_score। बेसिकली मैं यहाँ पर इन वेरिएबल्स के नेम इतने बड़े बड़े या इतने ह्यूज इस वजह से टाइप कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो कि हाँ हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्कोर है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है train_accuracy_score और उसके बाद मैं यहाँ पर कह देता हूँ एक्यूरेसी स्कोर। और एक्यूरेसी स्कोर के अंदर मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या टाइप करूँगा, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सबसे पहले x_train और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले x_train टाइप करने के बजाय जो मेरे पास यहाँ पर जो x_train_predict है उसे टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास प्रिडिक्शन है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सिंपल टाइप करूँगा x_train_predict और हमने प्रिडिक्शन किसके अकॉर्डिंग करनी है, हमें प्रिडिक्शन करनी है y_train के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ y_train। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये एक्यूरेसी जो भी स्कोर होगा वो train_accuracy_score नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है।
अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे प्रिंट ही करवा के देख लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कितने परसेंट या कितने पॉइंट में एक्यूरेसी आ रही है। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ एक्यूरेसी ऑफ ट्रेनिंग डेटा इक्वल्स टू, और इसके बाद हमें मालूम है कि एक्यूरेसी किसके अंदर स्टोर है, एक्यूरेसी स्टोर है ट्रेन अंडरस्कोर एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर नाम के वेरिएबल में। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो एक्यूरेसी आ रही है वो आ रही है 83%। आई थिंक 83% एक्यूरेसी इज नॉट बैड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे ट्रेनिंग डेटा है उसकी एक्यूरेसी चेक कर ली है। अब हम यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करेंगे टेस्टिंग डेटा की। तो हमारे पास एक्यूरेसी टेस्टिंग डेटा की चेक करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले मार्क डाउन कर देते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं चेक एक्यूरेसी ऑफ टेस्टिंग डेटा, सॉरी हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे टेस्टिंग डेटा। हमने ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी पहले ही चेक कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी चेक करेंगे। हम यहाँ पर वही सेम मेथड होगा टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी चेक करने के लिए। हम यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट के नेम से। इसके अंदर हमारे पास तमाम प्रेडिक्शन होगी। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या टाइप करेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। हम यहाँ पर सबसे पहले तो मॉडल के जरिए इसे प्रिडिक्ट करेंगे। हम यहाँ पर प्रिडिक्शन किसकी करेंगे, हम यहाँ पर अब प्रिडिक्शन करेंगे एक्स अंडरस्कोर टेस्ट की, क्योंकि हमें यहाँ पर टेस्टिंग डेटा करना है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो भी हमारी प्रिडिक्शन होगी वो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर प्रिडिक्ट के नाम से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और इसी तरीके से हम यहाँ पर ये सेम जो हमने यहाँ पर मेथड अप्लाई किया था वो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर कह देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर। अब हम यहाँ पर स्कोर चेक करना है टेस्ट अंडरस्कोर एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर का। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इक्वल्स टू एक्यूरेसी स्कोर। अब हमें यहाँ पर एक्यूरेसी स्कोर किसका मालूम करना है, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट का। हमें यहाँ पर एक्स अंडरस्कोर टेस्ट टाइप करना पड़ेगा। और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं प्रिड, और इसके बाद अब हमें यहाँ पर किसके अकॉर्डिंगली चेक करना है, अब हमें यहाँ पर चेक करना है वाई अंडरस्कोर टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है वाई अंडरस्कोर टेस्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसकी एक्यूरेसी है उसे प्रिंट करवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आ रही है। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे प्रिंट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर कह देते हैं एक्यूरेसी ऑफ टेस्टिंग डेटा। हम यहाँ पर टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। हमें मालूम है कि जो भी स्कोर है वो स्टोर है टेस्ट अंडरस्कोर एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर नाम के वेरिएबल के अंदर। तो जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो इसकी एक्यूरेसी आ रही है वो आ रही है 84%। तो ये भी हमारे पास इतनी बुरी एक्यूरेसी नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे इस मॉडल को ट्रेन कर लिया है और उसके बाद हमने इसकी 84 और 83% एक्यूरेसी गेट की है। तो फ्रेंड्स हम इसकी एक्यूरेसी को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला वही होता है कि अगर आपके पास जितना ज़्यादा डेटा सेट होगा उतना आपका मॉडल अच्छी तरह ट्रेंड होगा, उसके बाद आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी जनरेट करेगा। और इसी के साथ साथ हम इसके अंदर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके भी इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक 84% एक्यूरेसी इज नॉट बैड। तो फ्रेंड इसी वजह से हम यहाँ पर 84% एक्यूरेसी के साथ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो आइए एक मरतबा वापस समराइज करते चले कि आज के प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो आज के प्रोजेक्ट में हमने कुछ स्टेप डिफाइन किए। हमारे पास टोटल 6 स्टेप थे जिन्हें फॉलो करते हुए हमने आज के प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। सबसे पहले स्टेप था गेट डेटा, कि हमें डेटा कहाँ से चाहिए। हमने डेटा लिया केगल की वेबसाइट के ऊपर से। हमने यहाँ पर केगल की वेबसाइट से सिंपल डेटा को डाउनलोड किया है। डेटा को डाउनलोड करने के बाद हमने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का केगल का डेटा था और उसे हमने सिंपल सेम डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड कर लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप डिफाइन किया था वो किया था कि आपने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेना है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप ही कर देता हूँ। हम यहाँ पर कह देते हैं इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया था। तो फ्रेंड्स हमने टोटल ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट की जिसके अंदर हमारे पास नंपाई थी, पैंडास थी, सीबोर्न थी, मैप्लोलिथ थी और एस्केलेंट थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तमाम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने सबसे पहला काम किया कि हमने जो हमारी CSV फाइल है उसे रीड करवाया है। उसके बाद बेसिकली हमारा जो ये स्टेप है ये है स्टेप नंबर 3। इसके अंदर हमने की है डेटा प्री प्रोसेसिंग। मैं काम करता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टाइप ही करके दे देता हूँ ताकि आप जब इस कोड को देखें तो आपको ये रिवाइज करें तो आपको इतना कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ डेटा प्री प्रोसेसिंग। हम यहाँ पर बेसिक कर रहे हैं
कर रहे हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो फाइल को रीड किया है, उसके बाद हमने इसकी हेड देखी है और उसके बाद हमने अपने डेटा सेट की शेप देखी थी। उसके बाद हमने चेक किया था कि क्या हमारे डेटा सेट के अंदर कोई नल वैल्यू तो नहीं है। तो बेसिकली फॉर्चुनेटली हमारे इस डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं थी। अगर हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर कुछ नल वैल्यूज होती तो हम उसे ट्रीट करते या उसे फिल करते। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने जो नल वैल्यू थी उसको हीट मैप के थ्रू विजुअलाइज किया। तो इसके अंदर भी हमें मालूम हुआ कि हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमने अपने डेटा सेट को डिस्क्राइब किया, जिसकी मदद से हमने जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन थी अपने डेटा की वो गेट की। और उसके बाद हमने अपने डेटा सेट का इन्फो देखा। इन्फो देखने का मेन पर्पज ये था कि हमारे डेटा सेट में कोई स्ट्रिंग टाइप या ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हमारा जो भी मॉडल होगा वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज लेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सबसे पहले ये काम चेक किया कि हमारे पास कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज तो नहीं है हमारे डेटा में। तो फॉर्चुनेटली हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की भी कोई वैल्यू नहीं थी। उसके बाद हमने कुछ अपना फोकस किया टारगेट वैल्यूज की तरफ या टारगेट कॉलम की तरफ। तो इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया, हमने सबसे पहले उनकी वैल्यूज काउंट की कि हमारे पास कितने हार्ड डिफेक्टिव हैं, कितने हार्ड नॉन डिफेक्टिव हैं। आपको तो मालूम है कि 1 का मतलब है कि हार्ड नॉट डिफेक्टिव, और इसी तरीके से आपको तो मालूम है कि 1 का मतलब है हार्ड डिफेक्टिव और 0 का मतलब है हार्ड नॉट डिफेक्टिव। तो हमारे पास टोटल 526 हार्ड डिफेक्टिव थे और 499 हार्ड नॉन डिफेक्टिव थे। उसके बाद हमने इसे विजुअलाइज किया काउंट प्लॉट की मदद से। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज थी। उसके बाद हमने अपने डेटा सेट का हेड देखा वापस, और इसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का मेन पर्पज ये होता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा को कुछ डिवाइड करते हैं, कुछ पार्ट रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, कुछ पार्ट रखते हैं टेस्टिंग के लिए। तो हमने सबसे पहले एक्स और वाई वेरिएबल लिए। वाई वेरिएबल के अंदर हमने जो टारगेट कॉलम था उसे रखा, और एक्स वेरिएबल के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग जितने भी कॉलम्स थे उन्हें रखा। उसके बाद हमने इन दोनों की शेप चेक की। शेप चेक करने के बाद हमने सिंपल ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट वाले फंक्शन के अंदर इसे इंपोर्ट किया, इंक्लूड किया। उसके बाद हमने उसमें बताया कि हमें 25% डेटा चाहिए टेस्टिंग के लिए, 75% डेटा चाहिए ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हमने टेस्ट ट्रेंड की शेप देखी, और उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास हमारा नेक्स्ट स्टेप था मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हमारे पास बेसिकली ये जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, इसके अंदर हमें कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट करना था और उसके अंदर हमें डेटा को फिट करना था। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, और उसके अंदर हमने अपने डेटा को फिट किया। बेसिकली हमने ट्रेनिंग डेटा को फिट किया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अपने मॉडल को ट्रेंड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टेप के अंदर हमारा मॉडल भी ट्रेंड हो चुका था, और उसके बाद अब बारी आती है कि आपने मॉडल तो ट्रेन कर लिया है, अब उसे इवेलुएट भी तो करें। इवेलुएट करने के लिए हमने यहाँ पर मॉडल इवेल्यूएशन का प्रोसेस किया है। उसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे जो ट्रेनिंग डेटा है उसकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है। जब हमने उसकी एक्यूरेसी चेक की तो उसकी एक्यूरेसी आ रही थी 83%, और इसी तरीके से फिर हमने चेक की टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी। तो टेस्टिंग डेटा की एक्यूरेसी आ रही थी 84%। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। आपको इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस सोर्स कोड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेटा फाइल। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।